एल्टीग्रेट की स्ट्रेटेजी 5 बजे के सेशन में हम लोगों ने शेयर कर दी, और कल से जो है हम लोग वर्क वहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे अपना जो है सिस्टमेटिक तरीके से। एल्टीग्रेट में के साथ टीजीटी में यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। टीजीटी में ग्रामर, वोकेब, लिटरेचर, ये तीनों जो है सेशन लगभग जो है हम साथ ही में चलाएंगे। लिटरेचर में जो है अल्टरनेट कर लेंगे, टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट, हिस्ट्री, ये सारा जो कुछ है, और राइटर्स, इनका सबका जो है हम अल्टरनेटिवली जो है यूज करते हुए काम करते रहेंगे। अभी जो है हम लोग बात करेंगे विलियम शेक्सपियर हमने लिया है, और पिछले सेशन में, कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पे, और जिसपे हमने 30 जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हैं, एमसीक्यूज दिए हैं आज करके। और आज का टेस्ट करने के बाद जो है बायोग्राफी आपने कई बार पढ़ी है, और बायोग्राफी पे पता नहीं कितने बार टेस्ट आपने किया है, मार्केट की बुक्स को जो है आपने डील किया है, लेकिन आज का टेस्ट करने के बाद जो है कुछ अलग सा जो है फील आया कि नहीं आया? बस वही पुराना घिसा पिटा ही मैटर रहा, क्यों? बढ़िया क्वेश्चन थे सर। हाँ, हमारा पर्पज ये है कि जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में राउंड करती है। जी, हम क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे ऐसे जी ये कह रहे हैं नॉलेज बेस्ड थे पूरे। हाँ, नॉलेज बेस्ड वो जो है अब तक के जो लोग है, अच्छी बात है कि जो अब भी मिला रहे हैं साथी एलटी ग्रेड के, उनके रिस्पांस जो आ रहे हैं बहुत ही सकारात्मक जो है रिस्पांस आ रहे हैं। अभी किसका आया है ये, चलो खैर ये हम नाम नहीं बताते हैं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ जाने दो। एक मैडम है वाराणसी की, उनका भी आया है 100 उनके जो है 100 जो है निगेटिव काट के सही है। तो इसी तरह से सबके रिस्पांस आ रहे हैं, 90 किसी का, 95, 100, 104, 106, हाईएस्ट 114 जो है हमको जो है रिस्पांस एलटी ग्रेड का मिला हुआ है। इस हिसाब से जो है एलटी ग्रेड पे जो तैयारी हम लोगों ने की है, उस स्ट्रेटजी को अब फॉलो करना है टीजीटी में। और टीजीटी में जो है जितना देखो, डीएलटी में आपके लिए बहुत ही सीमित स्कोप था, आप अपने मन का नहीं लगा सकते थे, बहुत ही सोच समझ करके चीजों को आपने जो है लगाया है, टच किया है। टीजीटी में जो है आप फ्री हैंड रहेंगे, लेकिन फ्री हैंड जरूर रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जहां पाएंगे वहां खेल देंगे। उसके लिए तैयारी पहले से एक अच्छी स्ट्रेटेजिकली हमारी होनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं, सब जो टेस्ट आज, जैसा हमने आपको टेस्ट आज का दिया था, इस टेस्ट से जो है आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस लेवल पर हम आपकी तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी की। क्योंकि टीजीटी में जो 2021 का पेपर आपने देखा है, जिन लोगों ने दिया है, उसमें आप देखेंगे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के बन रहे हैं। सेंटेंस दे रहे हैं और फिर उसमें जो है आपको कूट नीचे दिया जा रहा है, 1 2 सही है, 2 3 सही है। और अगर सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना जहां भी है, तो वहां भी जो है थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया रहा है, लंबे लंबे सेंटेंस दिए जा रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा जो है टाइम लग रहा है। और पढ़ने में टाइम भी लग रहा है और कई ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी हम कवर कराने की कोशिश करेंगे इस आगे आने वाले सेशन में। हमारा जो टारगेट है पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है उसी टॉपिक पर जो है टेस्ट करना है। तो कल हम लोगों ने जो है बात करी थी विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से, जिसपे टेस्ट हमने दे दिया। और ऐसा नहीं है कि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेजेडी का आज जो है टर्न है, वो चीजें आपको पता नहीं, चीजें आपको पहले से ऑलरेडी पता है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ना पढ़ेंगे तो ये नुकसानदायक है। हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि सीधे हम जो है पहुंच जाएं
प्रैक्टिस सेट पे, हम पढ़ाई वढ़ाई ना करें, लेकिन जो है अभी समय हमारे पास अच्छा खासा है, और अगर समय हमारे पास कम होता तो हम सीधे प्रैक्टिस करना चालू कर देते। समय इतना है कि हम पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं, मतलब जो है फुल स्टडी कम टेस्ट सीरीज, हमारी जो है स्टडी भी पूरी होगी और जो है टेस्ट सीरीज भी जो है हम करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लॉन्च होने वाली, यही चीजें जो हम पढ़े हैं, जो हम पढ़ेंगे डेली के डेली, उन्हीं को जो है हम उसी दिन या उसके अगले दिन जो है टेस्ट फॉर्म में दे देंगे। और टेस्ट जो हम देंगे, टेस्ट का हमारा जो अपना पर्पज है वो एक वाइड लेवल पर है, थोड़ा व्यापक है। एक तो जो हमने पढ़ा है उस नॉलेज को जो है रिमाइंड कराना हमारा पर्पज है, और दूसरा आपको ये भी जो है याद दिलाते रहना कि सिर्फ जो है हेमलेट की सेटिंग याद कर लेने से कल्याण नहीं होने वाला, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है एक ट्रैप्ड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हम एमसीक्यूज के माध्यम से उनको भी जो है आपके समक्ष जो है रखते रहेंगे, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। स्क्रीन हमारी आप सभी लोगों को जो है दिखने लगी होगी जी। यस सर। बात करने वाले हैं आज हम हेमलेट पे। हेमलेट इसका फुल टाइटल ही हमारे लिए, देखो जो इनके ग्रेट वर्क हैं उनको तो हम ठीक ठाक तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा हमें, उसमें डेप्थ से क्वेश्चन बन सकता है, एल्टीग्रेट नहीं है, सिर्फ जो है आपको पब्लिशिंग डेट और थोड़ा मेजर करेक्टर पूछ के छोड़ दे, ये जो है क्वेश्चन नानी पर नानी वाले भी बनाने वाले, लेकिन उतना भी नहीं जाना है तो उनके नाते पोते याद करते रहें। यहाँ पर भी एक लेवल है पढ़ाई करने का, उस लेवल पे ही हमको रह के सबकी तैयारी करनी है। इसका जो हेमलेट है, हेमलेट का पहली चीज तो एक यही है कि इसका हमें टाइटल याद रखना है, हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये जो है इसका टाइटल है। सिर्फ हेमलेट के नाम से जानते हैं, लेकिन फुल टाइटल ये है। हम थोड़ा जो है डिस्कसिव लर्निंग चाहते हैं, और जो लोग कंफर्टेबल हैं माइक ऑन कर सकते हैं। वैसे तो ये कोशिश करिए कि 1 घंटे का समय जो है घर में एक अपना जो है एकांत निकालिए, जो लोग घर में हैं या अपनी जो है घर की जिम्मेदारियों में हैं, और बाकी जो है अगर जो लोग अपना किराए पे रह रहे हैं, कमरे लिए, उनके लिए तो खैर पीसफुल इन्वायरमेंट मिल ही जाता है, लेकिन बाकी लोग भी समय निकालें और क्या बोलते हैं डिस्कशन मेथड में जो है अपना पार्टिसिपेट करें। ध्यान रखें इन्वायरमेंट जब आपका पीसफुल हो तभी माइक को ऑन करें, वरना किसी दूसरे की तैयारी को बाधित करने के पर्पज से न ऑन करें, क्योंकि आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, आप उससे जो है हो सकता है उतना प्रभावित न हो, लेकिन जब आपकी माइक उस चीज को कैच करती है तो फिर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको डिस्टर्ब करती है, तो फिर माइक ना ऑन करें। हम चीजों को जो है यहाँ पर डिस्कशन के मेथड से माध्यम से चीजों को करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर एक पूछ लिया जाए कि जो हेमलेट प्ले है किस जो है सेंचुरी से बिलोंग करता है, आपका क्या जवाब होगा? हेमलेट प्ले जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करता है? जी जवाब दीजिए। फ्रॉम व्हिच सेंचुरी प्ले हेमलेट बिलोंग? कौन से? 17th सेंचुरी। लिटरेरी एरा कौन सा होगा ये, किस लिटरेरी एरा से बिलोंग करता है? जी एलिजाबेथ। इसका जो है पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1601 जो है। अगर आंसर में एलिजाबेथ पीरियड नहीं दिया हुआ है तो और क्या होगा? सपोज दैट हम करें एलिजाबेथ का नाम ही नहीं लेना है, जैकोबियन कब से कब तक है? 3 से
रेनेसा, रेनेशा। हाँ, रेनेसा लगाएंगे। अगर एलिजाबेथ नहीं दिया है, रेनेसा लगाएंगे। जैकोबियन जो है एलिजाबेथ की डेथ के बाद चालू होता है, जिसमें ये वर्क जो है नहीं आता है। क्यों? 3 में डेथ होती है ना, कब होती है डेथ? एलिजाबेथ की। मैकबेथ तो इनका जैकोबियन में भी माना जाता है ना, 1606 वाला जो है। नहीं, अभी हम जिस पे हैं उस पे बात करते हैं। हेमलेट, एलिजाबेथ की डेथ कब होती? बताते रहिए फटाफट। 1603 हाँ 1603 में। मुझे 602 हाँ, नहीं जना मैं। एलिजाबेथ की जो डेथ है, कौन सी है उस डेथ के बाद जितने भी वर्क आए हैं, हाँ, हाँ 1603 जो एलिजाबेथ की डेथ हुई उसके बाद जितने भी वर्क आते हैं वो जैकोबियन में होंगे इनके। लेकिन ये ध्यान रखना, जैकोबियन हम तब जो है उसको मानेंगे, हम हेमलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेस्ट प्ले की बात कर रहे हैं जो एलिजाबेथ की डेथ के बाद के इनके आते हैं, वो जेम्स के पीरियड में आते हैं, जैकोबियन हो जाएंगे। लेकिन वो कंसीडर जो है एलिजाबेथन पीरियड के ही किए जाते हैं पूरे वर्क। ध्यान रखना है कि दोनों चीजें इसमें नहीं देगा एग्जामिनर। अगर दोनों चीजें दे देगा एलिजाबेथ और जैकोबियन दोनों, तो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा गलती करेगा नहीं। लेकिन अगर जो एलिजाबेथ नहीं देता है और एलिजाबेथ के बाद के वर्क है, तो जैकोबियन पे हम लोग जा सकते हैं। और ऑल ओवर एलिजाबेथ और जैकोबियन अगर कुछ नहीं है, तो ऑप्शन में आपको रेनेसा पीरियड जो है दिया मिले तो उसको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये जो है इसकी जो पब्लिशिंग है, मेन पब्लिशिंग इसकी कब होती है? हेमलेट की मेन पब्लिशिंग कब है पूछा जाए अगर, तो इसकी जो है 1623। हाँ, अगर फोलियो की हम बात करें तो 1623 में आता है। लेकिन इस फोलियो के पहले भी ये क्वेश्चन ये जो है पब्लिश हो चुका होता है। कितनी बार पब्लिश होता है, किन किन जो कलेक्शंस में आता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्या इसके पहले पब्लिश हुआ है 1623 के पहले? जी बोलते रहिए। पार्टों में क्वार्टो में हुआ है। एक तो जो है फर्स्ट क्वार्टो में हुआ 1603 में, सामने दिख रहा है, कम से कम देख के ही बता दूं। बोलने से चीजें बहुत होती हैं, बोलने से चीजें जो है आपका दिमाग वाइब्रेट करता है उन साउंड को जो है, इसलिए पूछा करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है हम चाहें तो रेडियो जॉकी की तरह सारा कुछ पढ़ करके बता करके चले जाए, हमारा काम खत्म हो जाए। एलटी ग्रेड में 114 नंबर ऐसे नहीं आ गए हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसने किया है उसी के आए हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए, समय जो है 1 घंटे का अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। सिर्फ रटते आए हैं पिछले 3 साल से, अब जो है चीजों को समझने की कोशिश कर लीजिए। 2-3 महीना ये है ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। हमारा पर्पज ये रहता है। और अभी आप बोलना चाहें तो बोलें, न बोलना चाहें न बोलें, लेकिन जब ये पेड क्लास कन्वर्ट होगी तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो हम क्लासरूम में रखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए रिजल्ट। हमें जो है ऐसा मंत्र हम देते नहीं है यहाँ पर जो आप जो है सुन करके सत्यनारायण की कथा की तरह नैया पार हो जाएगी। एक्टिव नहीं रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमारे साथ जुड़ने की। जहाँ पर साइलेंट लिसनर रह करके आप टाप कर सकते हैं, मुबारक हो प्लेटफॉर्म आप लोगों को। तो इन फ्यूचर आप ध्यान रख के इस चीज को जुड़ा करिए कि आप रिप्लाई करने के मोड में रहें। फर्स्ट जो है क्वार्टो में ये पहली बार पब्लिश होता है 1603 में। अच्छा, 1603 और 1623 के बीच में और कब आता है ये? जी सेकंड क्वार्टर सेकंड 4 से 5 सेकंड क्वार्टर में आता है 1604 या 1605 में आता है। हाँ, और फाइनली जो है ये फर्स्ट फोलियो में 1623 में ये पब्लिश होता है। हाँ 1623 में जो है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के किस फेज में आता है जो उनका लिटरेरी कैरियर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सबसे पहले ये बता दीजिए जो इनके मेजर लिटरेरी कैरियर हैं वो किसने डिवाइड किया है? राइटर कौन हो, क्रिटिक कौन है? डाउडन डाउडन और डब्ल्यू.जे. लॉन्ग। जनरली जो है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग को कंसिडर किया जाता है, डाउडन ने भी किया है, दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की बात करें तो जो हेमलेट आता है
वो किस जो है उनके लिटरेरी कैरियर में आता है जी, किस पीरियड में आता है? में आता है ब्लूम पीरियड। आंसर नहीं। थर्ड पीरियड में आता है, ग्लूम पीरियड। अच्छा ये बताइए इनका जो पीरियड है ग्लूम है, ग्लूम क्यों माना जाता है? क्यों ग्लूम माना जाता है? क्या हुआ सर था इसमें ऐसा? कॉम्प्लेक्स सर हाँ कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडीज वगैरह का ट्रेजेडीज हैं और नहीं, ट्रेजेडी लिखा था इन्होंने इसलिए ग्लूमी है कि कुछ और भी कारण है कि इनके खुद ट्रेजेडी हुई थी? सर बेटी की बेटी की डेथ हुई थी सर इसी पीरियड में। हाँ, कल जो है हम लोगों ने जब बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें देखा था इनके मदर की, इनके फादर की, इनके भाई की डेथ जो है सब इसी पीरियड में आसपास में इनके होती रहती है। आज का टेस्ट किए होंगे, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि टेस्ट जो है आपने किया नहीं। अगर किया होता तो ये क्वेश्चन आप फटाफट जो है अभी जवाब दे रहे हैं। हमको रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि आपका टेस्ट ना करना कितना आप नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अभी ओपन क्लास है, मर्जी आए करें मर्जी आए ना करें, बाकी तो हम अटेंडेंस के हिसाब से लोगों को रखेंगे और निकालेंगे। चीजें जब करेंगे नहीं आप फायदा क्या हमारे साथ? टेस्ट आप जरूर करा करें। तो इनका जो है थर्ड पीरियड हो गया, और एक ग्लूम पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके फैमिली की ट्रेजेडी उसी टाइप हुई थी। कौन कौन सी कब हुई थी आज का टेस्ट कर लीजिएगा या कल का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में जाएगा। बताइए इसकी सेटिंग कहाँ पर है? हेमलेट की सेटिंग डेनमार्क 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 है। डेनमार्क है। डेनमार्क इसकी सेटिंग है। इसका जो है ट्रेजिक फ्लैग क्या है? ट्रेजिक फ्लैग क्या है? इनडिसीजन। इनडिसीजन, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना। आज का समय कल पे टाल देना। इनडिसीजन या प्रोक्रास्टिनेशन। बताइए इसका जो सोर्स क्या है, मेजर सोर्स क्या है इसका? मेजर सोर्स क्या है? हेमलेट कहाँ से लिया हॉलिंग्स गया? क्रॉनिकल्स है इसका मेजर सोर्स। हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स इनके हिस्टोरिक प्ले और ट्रेजेडी में मैकबेथ है। और सर वो किंग भी लियर है यू आर हेमलेट और योर हेमलेट करके हेकाटोमेथी, लॉस एलिजमेंट जेस्टा दानोरम और वीटा एमलेथी। जी। हेकाटोमेथी वही। और दूसरा क्या, स्पेनिश ट्रेजेडी भाई थॉमस केड। चौथा क्या है? जी आर हेमलेट भाई। माना जाता है कि थॉमस किड का प्रोबेबली, लेकिन ये ऑथेंटिकेट नहीं है कि ये किसका वर्क है यहाँ। और दूसरा ये मोन्टेग के एसेस से भी यहाँ पर कई चीजें प्रेरित है। तो 6 सोर्सेस इसके हैं। इन सोर्सेस को जो है रट लीजिए। कोई भी सोर्स जो है आपसे जो है पूछा जा सकता है, कोई भी सोर्स आप उसमें ऑप्शन में देख सकते हैं। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है जी? प्रोटोगनिस्ट कौन है? हेमलेट। एंटागोनिस्ट कौन है? क्लाउडियस। क्लाउडियस। मेल फीमेल लीडिंग कैरेक्टर कौन है? मुख्य जो है मेन लीडिंग हीरोइन के रूप में अगर किसे देखेंगे आप? क्या ऑफिलिया ही होगी हीरोइन में तो। ओफिलिया देखेंगे। अच्छा जो है स्पाई कौन करता है हेमलेट की यहाँ पर? पोलोनियस स्पाई करता है, ये कहाँ लिखा? रोजेनकर्ट एंड गुल्डिस्टर। सर वो कर्टेन के पीछे करता है उनके। वैसे तो वो स्पाई नहीं है, वो ईवसड्रॉपिंग है। ईवसड्रॉपिंग छुप करके सुनना। हाँ सर ईव्सड्रॉपिंग है। रोजेनक्रैंटेस गिल्डेस्टर्न और गिल्डेस्टर्न। अच्छा उनका आउटकम क्या होता है रोजेनक्रैंटेस गिल्डेस्टर्न का? सर ये स्कूलमेट होते हैं इसके हेमलेट के। उनके उनको ये किल करवा देते हैं वहाँ पे। वो उनको क्लाउडियस उनको भेजता जो है है लेकिन अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। हाँ अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है क्योंकि क्लाउडियस जो है लेटर भेजता है हेमलेट को मरवाने के लिए। कर दिया जाता है। लेटर एक्सचेंज का परिणाम ये होता है कि रोजेनक्रैंटेस गिल्डेस्टर्न आर डेड, मुझे मार दिए जाते हैं। ये वर्क किसका है? रोजेनक्रैंटेस गिल्डेस्टर्न आर डेड, ये वर्क किसका है? टॉमी स्टॉपर्ड।
टॉम टॉम स्टॉपर्ड का। अच्छा, ये वर्क जो टॉम स्टॉपर्ड का है किस जो है लिटरेरी मूवमेंट को से बिलोंग करता है? अब्जर्ड अब्जर्ड लिटरेचर को। यहाँ पर जो है सबसे विटी कैरेक्टर किसे माना गया है हेमलेट में? पोलोनियस को माना गया। अच्छा जो है, हाँ, कौन जो है ये स्पीच बोलता है कि सुनना सभी को बोलना, बहुत कम किसी से जो है कपड़े अच्छे पहनना, लेकिन पोलोनियस कहता है अपने बेटे से। पोलोनियस बोलता है अपने बेटे लार्टिस से कहता है। अच्छा, लार्टिस से हो गया। अच्छा जो है किंग क्लाडियस के पहले यहाँ पर किंग कौन होता है इस प्ले में? किंग हैमलेट होता है। हैमलेट के फादर किंग हैमलेट। हैमलेट के साथ होता है। इसमें जो है एक विशेष मास्क का जो है जिक्र आता है, उस मास्क का नाम क्या है? मास्क कह लीजिए, प्ले विद इन प्ले। माउस ट्रैप। जी माउस ट्रैप। माउस ट्रैप का जो है एक फेमस कैरेक्टर जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है? गोंजागो। अच्छा, गोंजागो से मिलता हुआ कैरेक्टर है गोंजालो। ये कैरेक्टर कहाँ का है? टेम्पेस्ट में है सर। टेम्पेस्ट में है। उसकी वाइफ बेपेस्टा रहती है। हाँ। अच्छा, इसमें जो है एक बड़ा ही कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है हेमलेट में। कौन है कैरेक्टर? होरेशियो। किसका कॉन्फिडेंट है? हेमलेट का। एक जो इसमें स्पीच आती है, गुड नाइट प्रिंस से कौन बोलता है? होरेशियो। किससे बोलता है? हैमलेट से। इस जो है स्पीच में एक स्पेशल जो है टर्म जो है, इस स्पीच को टर्म क्या आता है? एक स्पेशल टर्म से। कौन सा टर्म है? सर वो प्रोलेप्सिस। इस स्पीच से जो है पीजीटी के और एलटी के मेंस लिखने वाले ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। इसी स्पीच से लेकर के टीएस इलियट ने जो है एक पूरा जो है फ्रेगमेंटेशन जो है अपने एक वर्क में दिया है। बताइए कौन सा वर्क है वो टीएस इलियट का? वेस्टलैंड है सर। वेस्टलैंड का सेकंड लास्ट में गुड नाइट वाला होता है। द वेस्टलैंड। ये आपके मेंस में जो है ये सारी चीजें काम आ सकती है। ये तो रही जो है आपकी कैरेक्टर से संबंधित चीजें। अच्छा, गर्ट्यूड जो है का हेमलेट को और या सीनियर हेमलेट को लेकर के क्या उसका एटीट्यूड रहता है इस पूरे प्ले में? कि जो उसकी डेथ हुई है सीनियर हेमलेट की, मतलब गर्ट्यूड के हस्बैंड की, हेमलेट के पिता की, उसको लेकर के गर्ट्यूड का ओपिनियन क्या रहता है? वो क्या मानती है कि उनकी डेथ जो है नेचुरल हुई है या जो है उनकी हत्या करी गई? उसका ओपिनियन क्या होता है पूरे प्ले में? नेचुरल मानती है। वो कहती नहीं कि जो आया है दिन तो जाना है इसको। नेचुरल मानती है, वो तो आया है, जिसको आना है वो आया है, उसको जाना ही जाना है। ठीक है। वो जो है इसको ये नहीं समझती है कि वो किसी जो है ये जो है मर्डर कर दिया गया का शिकार हुई है, मर्डर कर दिया, नहीं समझती है। अच्छा, जो है यहाँ पर एक कैरेक्टर है रेनाल्डो, उसकी क्या भूमिका है? ये जो है लेडीज का ये मतलब वो पता करने जाता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं। वो पोलोनियस भेजता है उसको। पोलोनियस का जो है ये सर्वेंट होता है और लियार्टिस को ये स्पाई करने के लिए भेजा जाता है। टू स्पाई ऑन लियर्ट्स। अच्छा, इसमें जो है एक राजा होते हैं जो आक्रमण करने के लिए आ रहे होते हैं। कौन है दूसरे स्टेट के? एक आक्रमण अटैक दिखाया गया है। कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। फार्टिन ब्रास।
14 brass of 14 ब्रास जो है अटैक करने के लिए। अच्छा, वो अटैक कहाँ करने के लिए जा रहे होते हैं? 14 14 brass sir. नहीं, तो टर्की जगह का नहीं नाम सर, जो होता है पोलैंड टर्की, पोलैंड है। इसमें क्लाउन Attack- करेक्टर कौन होते हैं? दूसरी सर वो Grave ग्रेव कॉमिक डिगर रिलीफ कौन का है। देता है? ग्रेवयार्ड जो सर ग्रेव ग्रेव डिगर्स डिगर, होते हैं। क्रैब डैगर। ग्रेव 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 डिगर, डिगर का है ग्रेव जी। डिगर। यहाँ पर पोलोनिया, जब ओफेलिया की डेथ होती है तो उसका जो है क्रिश्चियन ट्रेडिशनल फ्यूनरल दिया जाता है, फ्यूनरल में कुछ स्पेशल होता है उसके? डेट एंड लीव उसे ट्रेडिशनल फ्यूनरल नहीं दिया जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रूल कोई जब सुसाइड कमिट करता है तो उसे ट्रेडिशनल फ्यूनरल नहीं दिया जाता, तो उसका फ्यूनरल ट्रेडिशनल नहीं होता है। वो एक एबनॉर्मल ट्रेडिशनल जो है सिचुएशन में उसका फ्यूनरल करा जाता है। अच्छा, फ्यूनरल के दौरान जो है ओफेलिया के डिगिंग ग्रेव में किसके किसके बीच डुएल होता है? लेटेज और हेमलेट। हैमलेट और लेटिस लेटिस। हैमलेट के। हेमलेट और लेटिस की। लेडीज द टू मच प्रोटेस्ट, ये लाइन किसकी है और कौन बोलता है? गर्ट्रूड की लाइन है ये। वो प्ले जब चल गर्ट्रूड रहा होता है बोलती है उसमें जो ड्यूरिंग द हीरोइन है। माउस्ट्रेप प्ले। हम्म। हाँ, कितने एक्ट कितने सीन है इसमें? 5 एक्ट 20 सीन। 5 एक्ट 20 सीन। 5 एक्ट 20 सीन, 20 जो इसमें लाइन्स है अप्रोक्सीमेटली 4042 लाइन्स है। 42। हालांकि ये जो है अलग अलग भी डाटा आपको मिल जाएगा, उसके अपने जो है रीजन है, लेकिन हमारा काम यहीं तक के चल जाएगा। इसमें जो स्पीचेस हैं लगभग 1500 के करीब में इसमें स्पीचेस जो है डील करी गई है। अब हम देखते हैं पूरे प्ले की जो है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं एक्ट फर्स्ट के सीन 1 से। हम चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, हेस्ट ज्यादा नहीं करना है, हमारे पास अभी समय है पर्याप्त, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, स्पेशली उन वर्क पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर के जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज और जो इनकी ग्रेट कॉमेडीज हैं और कुछ जो हिस्टोरिक प्ले इनके इम्पोर्टेंट हैं, उन पे हम अच्छा काम कर लेंगे। बाकी जो माइनर इनके वर्क हैं उस पे जो है हम सामान्य तौर पर जो है एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही कवर करते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज को कवर करना है, क्योंकि ये जब मेजर वर्क हैं तो क्वेश्चन माइन्यूटली यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। समझ रहे हैं कि बहुत बहुत स्पीड में पढ़ा दें? नो सर, क्योंकि डिटेल में ही ठीक है, आराम से। हाँ, देखिए जो एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट है, एल्सनर का किला। रात में एक जो है स्टेज यहाँ पर किया गया है। जो गार्ड्स हैं जिसमें फ्रांसिस्को है, बर्नार्डो है, अपने साथी होरेसियो और मार्शल के साथ में जो है बातचीत कर रहे होते हैं। जो राजा की डेथ हो चुकी है उनका जो है घोस्ट यहाँ पर अपीयर होता है। होरेसियो जो है घोस्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट जो है वो गायब हो जाता है। जब घोस्ट जो है प्रकट होता है तो इस पूरी स्थिति को जो है माना जाता है कि डेनमार्क में जो है कुछ गलत होने वाला है, अशांति का जो है परिचायक जो है ये माना जाता है। अब सीन 2 पे जब हम शिफ्ट होते हैं एक्ट फर्स्ट के, तो एक महल का शाही कक्ष है जहाँ पर क्लाडियस अपने भाई की मृत्यु की घोषणा कर रहा है और खुद की शादी भी वहां पर बताता है कि हम जो है जो हमारी भाई की वाइफ है गर्टीवुड, उनसे जो है हम शादी कर रहे हैं और हमारे जो है भाई की मृत्यु हो गई है, जो कि काफी दुखद है। यहाँ पर जो है एक बहुत फेमस स्पीच आती है, दो एट ऑफ हेमलेट आवर डियर ब्रदर्स डेथ। कहते भी जो हेमलेट हमारे जो प्रिय भाई थी उनकी डेथ हो चुकी है, ये बोलता है वो क्लाडियस। क्लाडियस एड्रेस द कोर्ट
attempting to justify his hasty marriage to Gertrude after his brother's death। वो जस्टिफाई करता है कोर्ट में कि आखिर वो जो है अपने भाई की डेथ के बाद जो है कर्ट्यूड से शादी करने में क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहा है। वह अपने सौतेले बेटे जो कि हेमलेट है, जिसे जूनियर हेमलेट भी कहते हैं, के दरबार में रहकर उनके निर्देशों का पालन करने की मांग करता है। कहता है कि तुम जो है कोर्ट में रहा करो और हमारी चीजों को फॉलो करो। हेमलेट अपने पिता की मौत और माँ की जल्दबाजी में की गई शादी से बहुत आहत है। हेमलेट यहाँ पर जो है असाइड बोलता है, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी गई है। एक्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं और सीन 2 में हम हैं। A little more than kin and less than kind. Oh, that this too solid flesh would melt. Hamlet lament his grief over his father's death. यहाँ पर ये कह रहा है हेमलेट जो साइड में कि यहाँ पर कोई अपना पराया है ही नहीं। देखो थोड़ा सा समय बीता नहीं कि हमारी माता ने शादी कर लिया और भाई जो है उनको जस्टिफाई कर रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि टू सॉलिड फेल्स वुड मेल्ट। क्या ऐसा कोई जो है, मतलब इसको लिटरेरी अगर हम मीनिंग देखेंगे तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इसके साथ में अपनी चीजों को जोड़ करके देखता हो कि ये ट्रेजेडी भी हुई है, एक मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर मौत का गम किसी को नहीं है। ये कैसा जो है इंसानियत है जो तत्काल सब भूल गए। अभी तक के जो राजा थे, हम सब लोगों के जो है गार्जियन थे, उनको भूल करके इन सब चीजों को करने लगे। यहाँ पर एक ऐसी इंसानियत है। होरेसियो जो है हेमलेट को भूत के विषय में बताता है इसी में। मतलब अभी तक के जितना हम पढ़े 2 सीन में 2 स्पीचेस निकल करके आई हैं। तो एट ऑफ हेमलेट आवर डियर ब्रदर्स डेथ, ये एक स्पीच है जो किंग क्लाडियस बोलता है, और दूसरी जो एक असाइड आती है इसमें, आ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये हेमलेट बोलता है। और ओ दैट इज टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट, ये भी हेमलेट बोलता है। ये तीनों चीजें, तीनों स्पीचें कहाँ पर हैं? एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में है। राजा की डेथ हो चुकी है और क्लाडियस जो है अपने राजा होने की घोषणा करता है, साथ ही में जो है वो अपने भाई की पत्नी से गर्ट्यूड से शादी की भी घोषणा यहीं पर करता है। अब आते हैं एक्ट फर्स्ट के सीन 3 में। पोलोनियस का घर है। लियार्टस जो है फ्रांस की तैयारी कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना कि लियार्टस फ्रांस जो है पढ़ रहा है और हेमलेट कहाँ पढ़ रहा था? हेमलेट जो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? जर्मनी विटेनबर्ग। जर्मनी विटेनबर्ग में जो है वो पढ़ता है और फ्रांस में ये लियार्टस है। अपनी बहन ओफिलिया को हेमलेट से दूर रहने की सलाह देता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लियार्टस है वो जो है अपनी बहन को क्या सलाह देता है? तो बी फार फ्रॉम हेमलेट, ऐसा कह के जो है वो जाता है। पोलोनियस भी ओफेलिया को हेमलेट से प्रेम पर भरोसा ना करने की चेतावनी देता है। यहाँ पर एक अच्छा बाप का रोल जो है ये निभा रहा है पोलोनियस। एक पिता की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं विलियम शेक्सपियर ने पोलोनियस के अंदर जो है डाली, अपने स्पेशली फैमिली के लिए। अपने बेटे को भी अच्छी सलाह देता है और ओफेलिया को भी सलाह देता है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक चीज निकल के आती है कि प्रेम तो प्रेम होता है, फिर गार्जियंस और माँ बाप की चीजें वहां पर इग्नोर कर दी जाती है। और लेकिन जिसने भी माँ बाप की और गार्जियंस की चीजों को इग्नोर किया उसने परिणाम बहुत अच्छा नहीं पाया जीवन में। अगर जिसको जीवन में परिणाम अच्छा मिल गया है तो वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उनके जीवन का अनुभव उनकी औलादों से ज्यादा होता है। वैसे ही उसका अनुभव का प्रयोग करते हुए ओफेलिया से यहाँ पर हेमलेट से दूर रहने की सलाह दे रहा है, ये चेतावनी देता है पोलोनियस। क्या कहता है अपने लड़के को जब वो फ्रांस जा रहा है? नाइदर अ बारो नार अ लेंडर बी। ये पूरी जो है स्पीच पूरी नहीं है, यहाँ पर इतने ही। नाइदर बारो नार लेंड, ये सारी स्पीच यहीं से आप पकड़ लेंगे चीजों को। जो है पोलोनियस जो है ये अपने फादरली एडवाइस करता है अपने बच्चे को। जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस एक्ट और किस सीन में जो है ये आता है? एक्ट फर्स्ट के सीन 3 में जो है ये पोलोनियस के घर का ही सीन है। तो जाहिर सी बात है कि लियार्टस का जो है सजेस्ट करना हेमलेट के विषय में ओफेलिया को, वो भी इसी में आएगा। और पोलोनियस की जो स्पीच है
वो भी इसी में जो है आएगी, जो अपने फैमिली को वो प्रोटेक्ट करने की स्पीचेस जो है दे रहा है। दिस एबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। दिस एबव ऑल कह रहा था तुम कुछ भी न करो, तुम किसी के जो है सच्चे बनो चाहे ना बनो, लेकिन अपने आप में जो है सच्चे जरूर बने रहो। तुमको अपने आप से नजरें कभी जो है न चुराना पड़े, ऐसा जो है तुम जीवन में कोई काम न करना। पोलोनियस एडवाइस करता है लियाटस से, एम्फेसाइज करता है कि जो इंटेग्रिटी है और जो सेल्फ अवेयरनेस है ये जीवन में कितना जो है महत्वपूर्ण है। एक्ट जो है फर्स्ट के सीन 4 में जो है किले में फिर आ जाता है और यहाँ पर हेमलेट, होरेशियो, मार्सेल ये भूत को जो है प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं कि आए तो हम उससे बात करेंगे। यहाँ पर भूत प्रकट होता है, अभी वहां पर प्रकट हुआ था, दूसरी बार यहाँ पर आ गया है। हेमलेट को अकेले में बात करने का संकेत देता है। भूत हेमलेट को अपने पिता की हत्या के बारे में बताता है कि हम तुम्हारे पिता का ही भूत हैं और ये इसी से हुआ है, तुम्हारे चाचा ने हमको ऐसे से मारा है। अच्छा, मारने का तरीका क्या अपनाया था क्लाडियस ने? मारने का क्या तरीका अपनाया? उसके ईयर में जो poison पॉइजन, एयर पॉइजन जो है यूज करता है। आपसे पूछा सकता है कि जो है जो हेमलेट का, किंग हेमलेट का जो भूत है, हेमलेट से अपनी डेथ की रियलिटी को किस एक्ट और किस सीन में रिवील करता है? किस एक्ट और किस सीन में रिवीलेशन हो जाएगा ये? एक्ट जी। फर्स्ट सीन 4 एक्ट फर्स्ट के सीन 4 में। एक्ट फर्स्ट के सीन 5 है, जस्ट उससे मिलता जुलता हुआ सीन इसमें भी है। भूत बताता है क्लाडियस ने उसे जहर देकर मारा है और गद्दी पर कब्जा कर लिया है। वह हेमलेट से प्रतिशोध लेने का अनुरोध करता है, लेकिन उसकी माँ गर्ट्यूड को नुकसान न पहुंचाने की सलाह देता है। आई एम द फादर्स स्पिरिट। देखो बताता तो 4 में है, लेकिन स्पीच ध्यान रखना, आई एम द योर फादर स्पिरिट। तो ये एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में स्पीच आती है। घोस्ट रिवील करता है अपने आप को, तब बोलता है रिमेम्बर मी, कहता मुझे जो है तुम याद रखना और रिवेंज जो है तुमको लेना है। घोस्ट जो है डिमांड करता है हेमलेट से, उसको याद रखे और रिवेंज जरूर ले। हेमलेट बदला लेने की कसम खाता है और इस घटना को गुप्त रखने के लिए होरेशियो और मार्सेल से शपथ दिलाता है कि तुम बताना नहीं किसी से, और हम जो है बदला लेंगे जरूर जो हमारे पिताजी की जो है हत्या हुई है। तो आज हम एक्ट फर्स्ट ही देखेंगे, कल जो है हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग प्रियांशी मैम के पास, देखते हैं आज का वोकैब सेशन और ग्रामर भी आज का जो है बहुत ही जबरदस्त जो है होने वाला है। वोकैब नहीं, आज लिटरेरी टर्म जो है शायद वो पढ़ाएंगे। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you Thank so you, much, sir. sir. थैंक यू सर। Good evening, sir. Good evening, everyone. Yes, I'm perfectly audible. I love you. Voice आ रही है हमारी आप सबको? हेलो, वॉइस आ रही है हमारी आप सबको? आ रही है। ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी टर्म्स, जस्ट वेट। स्क्रीन विजुअल हो गई होगी हमारी, होप सो जी। यस मैम। देखिए, चीजें आप सबको आती है, नॉलेज की किसी को भी कमी नहीं है, लेकिन हम उस चीजों को कैसे अपने एग्जाम में एग्जीक्यूट करेंगे, उस चीजों को आज से हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने एलटी ग्रेड में देखा होगा कि जितने भी बच्चे एग्जाम देने गए होंगे सबको चीजें सारी पता थी। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया था। हाँ, 2-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया था कि जो पढ़ा हुआ ना हो या जिसे बोल सकते हैं कि अनटच्ड है, सब टच था। लेकिन कर वही पाया जो चीजों को बोलते हैं ना कि उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाया। ठीक है ना, और वो सिखाया जाता है कैसे, जो एक अच्छा मार्गदर्शक होता है वही आपको सिखा पाएगा। बड़ी बड़ी कोचिंग में चीजों को बताया जा रहा है, लो ये भी लो, ये भी लो, वो भी लो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, लेकिन जो चीज आपको दिया जा रहा है उस चीज को कैसे एग्जाम हॉल तक पहुंचाए और एग्जाम में जो पेपर मिल रहा है उस पर कैसे हम उस पर उतारें, वो चीजें आपको यस के सर के माध्यम से मिल रही होगी। क्यों, एग्री करते हैं कि नहीं आप लोग? जी, गजब की स्ट्रेटेजी बनाते हैं इसके सर, बहुत ही गजब की। ये चीज आप लोगों के एहसास हुआ होगा एलटी ग्रेड में। सेम यही चीज होने वाला है आगामी जो आ रहा है टीजीटी। सेम वही स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग चलेंगे और एसके सर के मार्गदर्शन में बहुत सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। चलिए देखते हैं एलेग्री। एलेग्री क्या है? वेल नोन है, सबको पता है।
ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड के एल्गोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पीकिंग अदरवाइज। बोलते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहना कुछ चाह रहे हैं मतलब कुछ और निकल के आ रहा है। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। जो एलेगरी होती है प्रोज और वर्स दोनों में होता है। ठीक है, और ये स्टोरी के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, या यू कैन से दैट इसमें सेवरल लेयर के जो मीनिंग्स होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, इसमें एक सरफेस लेवल पे मतलब होता है, एक आपका सेकेंडरी मीनिंग निकाल के देता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एनिमल जो फॉर्म हम लोगों ने देखा था, जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फॉर्म आप लोगों ने देखा था, उसमें यही चीज है ना, एक सरफेस लेवल पे एनिमल की कहानी चलती रहती है और दूसरी कहानी किसकी चलती रहती है? जी बताते रहिए, पता चले कि नेटवर्क में हम हैं। रसियन रिवोल्यूशनरी, हाँ, जो रसिया का रिवोल्यूशनरी था वही चीज इसमें देखने को मिलता है ना, हिडन मीनिंग में, यही तो देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, इसमें जो एलेगरी होती है इसके टू काइंड से, कौन कौन से हैं? पहला पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल एलेगरी, और दूसरा क्या आता है? एलेगरी ऑफ आइडिया। बहुत अच्छे। देखिए, जो पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल एलेगरी होता है उसमें जो करेक्टर होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को बहुत ही एलोगराइज हिस्टोरिकल चीजों को। ठीक है ना? एग्जाम्पल में अगर देखें तो जॉन ड्राइडन का क्या है? अब्सलम एंड एचिटोफेल है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है किसका है? जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म है। एलेगरी ऑफ आइडिया, एलेगरी ऑफ आइडिया में जो करेक्टर होता है वो अपने विचारों को या सिद्धांतों को बहुत ही, यू कैन से दैट, जैसे जो आइडिया होते हैं या जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। किसमें? एलेगरी ऑफ आइडिया में। एलेगरी ऑफ आइडिया का एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है? जॉन बानियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। हाँ जी। आगे देखते हैं एलोग्रिकल इमेजरी। जो एलिगोरिकल इमेजरी होता है वो क्या होता है? एक चीज और बता दें, यस एक मिनट, जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है एक प्रकार से रिलीजियस एलेगरी के अंतर्गत भी आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जो एलेगोरिकल इमेजरी होता है वो क्या होता है? ये पूरी तरीके से एलेगरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें अस्थायी रूप से आप इसमें देख सकते हैं कुछ, इसमें जिसे बोल सकते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ हिंट्स मिलते हैं। ठीक है ना, वही एलेगोरिकल इमेजरी के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो क्या होगा? थॉमस ग्रे का इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, ये किसका एग्जाम्पल आएगा? एल्गोरिकल इमेजरी का एग्जाम्पल माना जाएगा। इसकी लाइन कई बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंटेस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। आगे ये भी देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट में है। नोट में क्या बता रहे हैं? जो एलेगरी है इससे एसोसिएट कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? फेबल भी होता है, पैराबल भी होता है, एग्जाम्पलम होता है। अब आगे फटाफट आप लोग ये बताते जाइए, जो फेबल होता है वो उसमें किस चीज को डिपेक्ट किया जाता है? जी पशु पक्षी, एनिमल हाँ बेस्ड जी, एनिमल्स की स्टोरीज। बहुत अच्छे। फेबल में एनिमल्स की स्टोरी होती है। अच्छा, अगर पैरेबल की बात करें तो जी ह्यूमन को, हाँ, ह्यूमन को वहां पे प्रेजेंट करके मोरल लेसन, हालांकि मोरल लेसन यहाँ पर भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है वो एनिमल कैरेक्टर होते हैं। लेकिन पैरेबल में जो मोरल लेसन दिया जाता है किसके माध्यम से दिया जाता है? ह्यूमन के द्वारा। जैसे लालच का फल, ठीक है ना, झूठ का दंड, ऐसा कुछ बना करके बता देते हैं। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम में क्या होता है? एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कोई सरमन हुआ, हाँ, जैसे गीता का कोई चीज उठा लिया, ठीक है, कि कर्म कर्म का जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के आधार पे स्टोरी बनाई जाएगी, वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? एग्जाम्पलम का। क्लियर हो गया है? जी होप सो चीजें आप लोग की क्लियर हो रही होंगी। ये बड़ा मजेदार आने वाला है, बैलेड। बैलेड जो है वो वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव्ड होता है? लैटिन और इटालियन। और उसमें भी कौन सा वर्ड है लैटिन और इटालियन में? बेलारे। अच्छा, बेलारे का मतलब तो होता है डांस, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ते क्या आए हैं? बैलेड का मतलब क्या होता है? सॉन्ग। ठीक है, इसमें गीतों के माध्यम से चीजों को
बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेलारी का मतलब पूछे तो क्या हो जाएगा, टू डांस हो जाएगा। और बैलेड का मतलब क्या होता है, बैलेड इज अ सॉन्ग होता है जिसमें स्टोरी को गा गा के सुनाया जाता है, ठीक है। और किस पे कोई म्यूजिकल कॉम्पोनेंट होता है, उसी के पर वो डांस करके गा करके उसको सुनाते हैं और समझाते हैं। आगे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आने वाला है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो सेकेंड और फोर्थ होता है, बैलेड में 4 लाइनें होती हैं, वेल नोन है। जो सेकेंड और फोर्थ होता है वो किसमें होता है, ट्राइमेटर में, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड किस में होता है, टेट्रामेटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, एक चीज और बता दें आप लोग को, जो बैलेड होता है इसमें कुछ इसके फीचर्स होते हैं। फीचर्स में आप लोग को बता दें, पहला तो होता है इसमें जो बिगनिंग होती है अब्रप्ट होती है, अचानक से चीजों को शुरुआत हो जाती है। लैंग्वेज कैसा होता है, सिंपल होता है, ठीक है ना। और आगे देख लीजिए इसके फीचर्स में क्या क्या आता है, जो स्टोरीज होती है वो कही जाती है डायलॉग के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से। और जो स्टोरी कहता है, ठीक है, वो इम्पर्सनल नरेटर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, इम्पर्सनल नरेटर होता है। और एपिसोड इसमें कैसा होता है, सिंगल एपिसोड होता है। और स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एलिमेंट इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इम्पर्सनल नरेटर का मतलब ये होता है कि उसमें जो कहता है ना, जो वक्ता होता है, जो कवि होता है, वो अपने आप को उसमें कहीं पर डिपिक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, नॉर रिवील हिमसेल्फ, अपने आप को वहां पे रिवील नहीं करता है, ओके। और ओरल होता है, वेल नोन है, माउथ टू माउथ वो चीजें आगे बढ़ती हैं, ट्रांसमिटेड फॉर फ्रॉम सिंगर टू सिंगर बाय वर्ड फॉर ऑफ माउथ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। इसका जो थीम होता है ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस ब्रेक तो नहीं कर रही है, यस बता दीजिए नो आप मैम, लोग, नो मैम। ओके। हाँ जी, जो थीम है ये एक प्रकार से कैसा होता है, ट्रेजिक थीम इसका देखने को मिलता है। हीरोइक भी होता है, ठीक है, लेजेंड के ऊपर भी बैलेड में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड साइड बैलेड। ये होता क्या है, जो ब्रॉड साइड बैलेड होता है वो एक तरफा, एक तरफ छपी हुई बैलेड को, जो मतलब वो बोल सकते हैं जो करंट इवेंट होते हैं, ठीक है। एक साइड यहाँ पे देखिए, बैलेड क्या होता है, बैलेड दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट। सिंगल सीट पे एक साइड जो छपा हुआ होता है, प्रिंट हुआ होता है, उसी को ही ब्रॉड साइड कहते हैं, ब्रॉड साइड बैलेड बैलेड कहते हैं। और इसमें डील किया जाता है जो करेंट इवेंट होते हैं, पर्सन्स के इश्यूज जो प्रेजेंट में मुद्दे हो रहे हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीजों को किया जाता है डिपिक्ट। फिर भी और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, किस कौन कौन से टॉपिक को, क्राइम्स एंड एग्जीक्यूशंस को दिखाया जाता है, पॉलिटिकल हैपनिंग्स को दिखाया जाता है, वार और डिजास्टर्स को दिखाया जाता है, फेमस पर्सनालिटीज की चीजों को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है ना, मोरल एंड सोशल इश्यूज को यहाँ पे दिखाया जाता है। ये किसका हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रॉड साइड बैलेड की बात कर रहे हैं। एक चीज और बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी शुरुआत कब हुई है, 16th सेंचुरी में। कब हुई है, 16th सेंचुरी में। और बता दे, इट वाज सung टू अ वेल नोन फैमिलियर ट्यून इन द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। किस तरीके से जो फैमिलियर ट्यून होते हैं उसमें इस चीज को यहाँ पे दिखाया जाता है। आगे देख लेते हैं, ट्रेडिशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें, ट्रेडिशनल बैलेड। अगर पूछ लिया जाए ट्रेडिशनल बैलेड को और किस नाम से जाना जाता है तो क्या हो जाएगा, लिटरेरी बैलेड। इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। तो ट्रेडिशनल बैलेड कहें या लिटरेरी बैलेड कहें, ये सब सारे एक ही है, ओके। या प्राइमरी बैलेड भी इसको कहा जा सकता है, ओके। इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें इट हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ लिरिकल पोएट्री इन जनरल। हाँ, इसमें क्या मोस्टली देखने को मिलता है, ये इन्फ्लुएंस होता है, जो इसकी स्टाइल्स होती है, जो फॉर्म्स होते हैं, जो लिरिकल पोएट्री होती है, वही इसमें देखने को मिलता है।
और क्या होता है, इट इज अ नरेटिव फॉर्म रिटेन इन अ डिलिबरेटली इमिटेशन ऑफ अ फॉर्म। इसमें जानबूझ के चीजों का क्या होता है, इमिटेशन होता है, उसके फॉर्म का, स्टाइल का, लैंग्वेज का, स्पिरिट का, जो ट्रेडिशनल बैलेट की स्पिरिट होते हैं वो भी इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये किसका एग्जाम्पल है, लिटरेरी बैलेट का एग्जाम्पल है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेट में जो स्टेंजास होते हैं उसको ध्यान रखिएगा, क्वार्टरन में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्म था बैलेट का, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो किसने इंट्रोड्यूस कराया था, सर पैट्रिक स्पेंस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं सोनेट की तरफ। सोनेट क्या होता है, वेल नोन है। सोनेट एक प्रकार से 14 लाइन का, याद रखिएगा, पूछा जाता है कितनी लाइन का, ये अभी एलटी ग्रेड में भी आया है, क्यों, क्वेश्चन आया था ना सोनेट। यस मैम। जी, तो कितने लाइन का होता है, 14 लाइन का। लिखा किस में जाता है, एम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है। तो 14 लाइन का स्टैंजा होता है, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए आप लोग, ये जो वर्ड आया हुआ है, इटालियन वर्ड सोनेटो से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल साउंड या सॉन्ग, ठीक है। इसको स्टैब्लिश कराया गया किसके द्वारा, पेट्रार्क के द्वारा, ठीक है। काइंड ऑफ सोनेट में अगर हम देखें, यस सोनेट, यस SONNET होता है ना स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा। यस, यहाँ पे जो काइंड ऑफ सोनेट में क्या हो जाएगा, तो पहला जो है इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट, इसके दो पार्ट में इसको लिखा जाता है। पहला तो क्या होता है, ऑक्टेव, दूसरा क्या होता है, सेस्टेव। जो ऑक्टेव होता है इसमें 8 लाइन का होता है, इसमें प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है, प्रॉब्लम दिखाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि जो पेट्रार्कल सोनेट है उसके जो पहले 8 लाइन है उसमें किस चीज को दिखाने की कोशिश करता है राइटर, तो किसको दिखाने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को दिखाने की कोशिश करता है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए, ठीक है। 8 होता है ना, 2 2 4 2 6 2 8, ए बी ए, ओके। इसमें किस चीज को दिखाएगा, प्रॉब्लम को दिखाएगा। सेस्टिस में 6 लाइन का होता है, इसमें 6 लाइनों में वो सोल्यूशन दिखाता है, यहाँ तक तो 8 लाइन तक तो प्रॉब्लम लेकर आता है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे। और जो 6 लाइन बचते हैं लास्ट के, उसमें वो सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर देता है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, CDE और CDE या CDC, ओके। इसको ध्यान रखिएगा, एज इट इज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। देखिए ये भी आया था एग्जाम में कि ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस जो मिल्टन का है वो किस में लिखा गया है, पेट्रार्कन सोनेट है, आया था कि नहीं, याद है कि नहीं आप लोगों को जी, यस मैम। यस मैम। एज इट इज क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग को, तो अंदाजा आप लोग को लगाना है। देखिए एक चीज और बता दें, टीजीटी का ये आप लोग लकीएस्ट कैंडिडेट हैं इस बार के जितने लोग हैं। अगली बार जितनी भी टीजीटी वाला एग्जाम होगा सब में जीएस होगा, ठीक है, एज लिमिटेशन होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीजों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिफिकेशन देखा होगा जो नया आने वाला है टीजीटी, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करिए कि हमें कहाँ से जुड़ के, हमें कहाँ से अच्छी अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि ये अंतिम तैयारी है हम लोगों की, ठीक है। इसके बाद कोई चांस, कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें बार बार टीजीटी के फॉर्म भरने हैं कि बस एक बार, इट्स इनफ फॉर अस, ओके। डिसाइड करना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया इंग्लैंड में, थॉमस वेट एंड अर्ला सारे ने कराया, जिनको हेनरी होवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो थॉमस वेट हैं इमिटेट किए थे पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ कंटेंट को, इसको भी ध्यान रखिएगा, ओके। इसका आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, इसमें क्वार्टरन और कपलेट होता है। क्वार्टरन में 3 क्वार्टरन्स होते हैं, 1 मिनट, 3 क्वार्टरन्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और जो कंक्लूडिंग कपलेट लाइन होती है उसमें सोल्यूशन होता है। तो क्या इसका राइमिंग स्कीम बनता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है वो क्या है,
स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट के जो इन्वेंटर है वो कौन है? एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये भी 3 क्वार्टरन में होता है, लेकिन इसका जो क्वार्टरन होता है इंटरलिंक्ड होता है ईच क्वार्टरन से, और लास्ट में कपलेट होता है। अब ध्यान रखिए कि इंटरलिंक क्या होता है। तो ए बी, अब फिर यहां से बी उठाएंगे, ठीक है, फिर बी सी, फिर यहां से सी उठाएंगे, सी डी, फिर लास्ट में कपलेट हम ई लगाएंगे। तो इसको भी दिमाग में रखना है। लास्ट हम लोगों के आज के सेशन का क्या है? कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? जीएम हॉपकिंस ने। इसमें कितनी लाइनें होती हैं ये पूछा जाता है। 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। पहला तो किसने कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया था, तो आंसर क्या आएगा? यस, बताइए आप लोग। जीएम हॉपकिंस। बहुत अच्छे, जीएम हॉपकिंस। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कितनी लाइनें होती हैं, तो क्या हो जाएंगी? 10.5 लाइन होती हैं, याद रखिएगा। हालांकि इसको राउंड अबाउट 11 माना जाता है, तो दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा, 2 में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में, सस्टेड 6 में आता है, फिर क्वेंटिन 4 हाफ में आता है। ठीक है, तो टोटल बनते कितने हैं? 10.5 लाइन बनते हैं। हाँ जी, अब फटाफट जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम फटाफट आप लोग से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दीजिएगा। जैसे एलेग्री का मतलब क्या होता है जी? स्पीकिंग अदरवाइज। बहुत अच्छे, स्पीकिंग अदरवाइज हो जाएगा। एनिमल जो फॉर्म है वो किस टाइप के एलेग्री का एग्जाम्पल है? पॉलिटिकल एलिगेरी। पॉलिटिकल एलेग्री का एग्जाम्पल है। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो किसने लिखा है? जॉन बनियन। बैलेट जो वर्ड्स है वो कहाँ से आया हुआ है? बैलेट वर्ड्स कम्स फ्रॉम लैटिन के बेलारूस। लैटिन एंड इटालियन। ध्यान डांस। रखिएगा, हाँ, लैटिन एंड इटालियन दोनों को ध्यान रखिएगा। ओके, एंड क्या मैम दोनों से आया है फिर? हाँ जी, लैटिन और इटालियन दोनों से? हाँ जी, दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन सिर्फ लैटिन आ रहा है और एक ऑप्शन बना दे रहा है लैटिन है इटालियन दोनों, तो दोनों पे जाइएगा। ठीक है, इसलिए हम वो सारी चीजों को इंक्लूड कर दे रहे हैं। ओके, ताकि कंफ्यूजन तो मैम नहीं हो। किसी में पहले आया होगा ना, कि किसी लैंग्वेज में तो पहले ही आया होगा। देखिए, लैटिन और इटालियन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है ना। हम मानते हैं अगर एग्जाम में सिर्फ लैटिन देता है तो आप लोग सिर्फ लैटिन के साथ जाइएगा, लेकिन अगर डी ऑप्शन बना देता है कि लैटिन इटालियन दोनों, तो आप डी में जाइएगा। क्लियर? दोनों अलग अलग हो मैम, लैटिन और ये? हाँ, तो सिर्फ आप लैटिन के साथ जाइएगा। अगर सिर्फ एक पूछता है तो आप लैटिन के साथ जा सकते हैं। ओके, ओके मैम। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। जो बैलेट होता है यूजुअली डील करता है, किस चीज को डील करता है? उसमें सिंगल एपिसोड को डील करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके फीचर में देखा ना, इसमें क्या देखने को मिलता है? सिंगल एपिसोड देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बता दीजिए। जो ब्रॉड साइड बैलेट होता है वो कब पॉपुलर हुआ है जी? 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी। बहुत अच्छे। बैलेट में कितने स्टैंजास होते हैं? 4। बहुत अच्छे, हाँ, 4th स्टैंजा। बहुत अच्छे, 4th स्टैंजा ही होते हैं। ओके, एंड और सब तो आप लोग को पता ही है। लास्ट बता 4 दीजिए। लाइन होता है मैम, 4 स्टैंजा? 4 लाइन होती है। 4 लाइन का एक 4 स्टैंजा होता है लाइन, ना। नो 4 लाइन। एक मिनट, वो स्टैंजा हो सकता है बाय फॉल्ट निकल गया हो, लाइंस होते हैं, 4 लाइन होते हैं। ठीक है जी, जी मैम। 4 लाइंस। ठीक है, स्टैंजास नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि जो कर्टल सोनेट है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया और कितनी लाइन का होता है? हॉपकिंस 10.5 है, बहुत 11 अच्छे, लाइन्स। 10.5 होता है, लेकिन अगर एग्जाम में राउंड अबाउट 11 मिल रहा है तो भी सही है। क्लियर? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से क्लियर किया। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम थैंक यू वेरी मैम। मच। वेलकम। एक चीज बताइए आप लोग, हम लोगों का जो शेड्यूल है
8 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हालांकि इससे सेशन स्टार्ट करने से पहले भी आप लोगों से मशवरा लिया गया था इस पे जो है कि टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए। टीजीटी की एक हमारी लॉन्ग स्टडी होती है, जाहिर सी बात है कि सेशन 3 इसमें लगते हैं, ग्रामर का, लिटरेचर का, वोकैब का, तीनों को मिला करके एटलीस्ट 1.5 घंटे का सेशन जो है जरूर हो जाता है। हाँ, जिस दिन कम होगा तो उस दिन जो है 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में सारी चीजें खींची जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में करना चीजों को, वो भी हेस्ट की बात हो जाएगी, ठीक नहीं है। तो अभी 1.5 घंटे लगातार काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं आप लोग कि इसको जी सर, अल्टरनेट में जी कर सर। दिया जाए? नहीं सर, 1.5 घंटे लगातार सही रहेगा। जी सर। ठीक है, किसी का और कोई निगेटिव विचार था तो बताएं। सर 7 से 8 नहीं हो सकता है क्या टाइमिंग? 7 से 8, हाँ 7 से 8 करने में दिक्कत एक ये होगी कि हम लोग 5 से 6 तो उधर जुड़े रहते हैं एलटी ग्रेड में, और 6 बजे से हो सकता कभी ज्यादा भी हो जाए। 1 घंटा बीच में मिलता है अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने कामों को करना, कुछ नोट्स वगैरह पे चीजों पे काम करना, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाएगी हम लोगों के लिए। बाकी चीजें जो है देखी जाएंगी। आई विल ट्राई टू मैनेज, संभव होता है तो जरूर करते हैं, ठीक है। सर गर्मी भी आने वाली है, थोड़ा जी सा सर। प्रॉब्लम होगी जल्दी ना। सर अगर 7 बजे से होगा तो सर ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम क्या शेड्यूल बन सकता है। 7 बजे से फिर हम एलटी का भी चलाते हैं और भी साथियों के हिसाब से हम चीजों को डिसाइड करेंगे। हमारी टाइमिंग जितनी है वो सब जो है चेंजेबल है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी मौसम जब थोड़ा और बढ़ेगा तो हम चीजों को जो है और अच्छे से कर पाएंगे और समय भी परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? तो अभी जो है नेक्स्ट सेशन ग्रामर को करने के लिए तैयार है आप? क्यों? जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर का। ग्रामर का जो आज हम लोग काम करेंगे, हमें इस चीज का विश्वास है कि किसी कोचिंग में, किसी मार्केट की बुक में हमसे स्वयं, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे क्यों ना आप पढ़े हों, वो चीज आप नहीं पाए हैं जो हम इस सेशन में आप लोगों को देने जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के बजाय हम 15 कर देंगे आपको, वो जितनी है उतने ही रहेंगे, स्किल्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन जो मेथड हम लेकर के इस बार आए हैं, उस मेथड पे अगर आप काम कर लेते हैं, हम सब लोग मिल के काम कर लेते हैं, तो यकीन मानो कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में नहीं जाए ऐसा संभव नहीं। तरीका क्या हम अपनाएंगे? सबसे पहले तो हम उस चीज को पढ़ेंगे, और पढ़ने में इस बार विशेषता हमने एक ये अपनाई है कि उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, एग्जामिनर कैसे जो है हमें फंसा सकता है। अभी तक के हम रूल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेकिन इस बार एक चीज ये इंक्लूड करी है हमने कि एग्जाम्पल के साथ साथ में कैसे हमको एग्जामिनर जो है फंसाएगा, हम उसको ट्रैप से कैसे जो है हम बचेंगे, ये भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। दूसरी चीज एक ये है कि ये बाइलिंगुअल है। अभी तक के जो भी हमने नोट्स आप लोगों को दिए हैं ज्यादातर जो है सब ओनली इंग्लिश में रहे। जहाँ पर कहीं लैंग्वेज अगर कोई ऐसी लगती हो, नहीं समझ में आई हो, तो गूगल करना पड़ सकता है आपको, या फिर आपको ट्रांसलेशन पे जाना पड़ सकता है। यहाँ पर हमने बाइलिंगुअल चीजों को दे रखा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट एक है कि ये पूरा टेक्स्ट करने के बाद जो है हम वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट का मतलब जो है क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं, ये जो रूल्स पढ़े हैं, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हमारे दिमाग में जाएगा उसको करेंगे। जैसा कि अभी एलटी ग्रेड में हम कई वर्कशीट जो है आप लोगों को कराए दी थी। एक वर्कशीट जो है जो सिस्टम है पहली बार हम टीजीटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर आप 2 काम हो गए, एक तो पढ़ना हो गया डिटेल स्टडी, दूसरा वर्कशीट हो गया हमारा।
अब तीसरे में हम जाएंगे एमसीक्यूज पे करेंगे, तब जो है हम मानते हैं कि अपनी जो है चीजों को हम अच्छे से कर पाएंगे। साइकोलॉजी का एक रूल होता है कि आज अगर आपने पढ़ा है और विद इन 48 आवर्स अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में स्टेबल हो जाती है लगभग 70%। और अगर विद इन 3 डेज जो है उस चीज को अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग में जो है 99% जो है वो चीज स्टेबल हो जाती है। ये एक साइकोलॉजी का अपना रूल है, उसको जो है फॉलो करते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं कि आपको हम इस 48 घंटे के अंदर अंदर उसी रूल से रिलेटेड जो है चीजें दिमाग में आपके जो है जरूर राउंड करा दें, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाए। देखते हैं आज का जो टॉपिक हमने लिया है, टॉपिक का नाम है सेंटेंस। बहुत बार आपने सेंटेंस को पढ़ा है, लेकिन आज यहाँ से जो चीज आपको मिलने वाली है गजब की मिलने वाली है। अगले अगर 10-15 मिनट थोड़ा पानी वानी ले करके पी करके जो है हमारे साथ अगर बने रहें तो एक अच्छा सा नॉलेज जो है आप यहाँ से इनहेंस करने वाले हैं। सेंटेंस होता क्या है, ये जो पहली चीज बता दूं कि ये जो नोट्स है हमारा किसी एक बुक का नहीं, ये डिफरेंट बुक्स का एक फ्यूजन है। उनके बुक्स से क्रीम निकाल करके चीजें लाई गई, पढ़ेंगे तब आपको चीजें पता चलेंगी। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। क्या करता है? जो कंप्लीट थॉट जो है देता है। जैसे कि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो क्या होगा? कैपिटल लेटर से होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क पर खत्म होता है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, पंक्चुएशन मार्क पर जो है खत्म होगा। जैसे कि लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। तो यहाँ पर देखो यल से कैपिटल से स्टार्ट है। पंक्चुएशन का मतलब होता है आगे किसी न किसी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप आदि तीनों में से किसी न किसी एक पे वो एंड होगा। अब प्रॉब्लम क्या देता है यहाँ पर? सेट इन ए कॉर्नर ऐसा वर्ड दे दिया। अब आपसे कोई ऐसा कुछ बनाएगा उसमें जो है जहां पर आपको लगेगा कि ये एग्जाम्पल, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक सेंटेंस हो सकता है, जबकि ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। सेंटेंस की कंडीशन क्या है? ये कंप्लीट थॉट देता है और ये कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट होता है और पंक्चुएशन पे खत्म होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में ना तो कैपिटलाइजेशन किया गया है और ना ही जो है ये पंक्चुएशन पर एंड हुआ है। कंप्लीट थॉट ये नहीं है। सेंटेंस फ्रेगमेंट जो है ये है। सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है? एक ऐसा जो है ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस की शक्ल में होता है, लेकिन जो है वो कंप्लीट सेंस जो है नहीं देता है। अभी हम आगे बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंट को जो है सेंटेंस कभी कभी मान करके एक प्रॉब्लम जो है एग्जामिनर क्रिएट कर देता है। सेंटेंस फ्रेगमेंट होता क्या है? A sentence fragment is a group of words that does not express a complete thought. कोई पूर्ण जो है थॉट्स जो है वो नहीं देता है। जैसे आपके सेंटेंस में एग्जांपल दिया हुआ है, बिकॉज ही वाज लेट। बिकॉज से चालू हो रहा है। अब यहाँ पर किसी एक प्रिंसिपल क्लाज की या किसी अन्य क्लाज की यहाँ पर नीड है, तब ये पूरा जो है सेंस देगा। रनिंग वेरी फास्ट अपने आप में पूरा सेंस नहीं दे रहा है। अब लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं ये सेंटेंस सेंस पूरा नहीं देते हैं, बात सही है, लेकिन एक दो तरह के फ्रेगमेंटेशन आपको मिलेंगे। एक तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और दूसरा जो है एक क्लाज के रूप में भी हो सकता है। क्लाज में अगर आएगा तो वो कौन सी क्लाज है जो अपना पूर्ण सेंस नहीं देती है और हमें उस सेंस को पाने के लिए किसी दूसरी क्लाज पे डिपेंड होना पड़ता है। उस क्लाज को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो फ्रेगमेंटेशन है तो समटाइम्स वी कैन से फ्रेगमेंटेशन शुड बी इक्वल टू सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये कह सकते हैं। लेकिन हर जगह ये चीज लागू नहीं होती है,
माने रखेगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है, इस चीज को दिमाग में हम बना सकते हैं अपने। देखो यहाँ पर है क्या, सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन वर्ब जो है मिसिंग नीचे वाले में, मीनिंग जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे जो है हम एक सेंटेंस पूरा नहीं मान सकते। अगर एग्जाम क्वेश्चन बनाता है तो फिर किन चीजों का वो ध्यान रखता है, कैसे प्रश्नों को जो है हम वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस पढ़ने के बाद किसी का माइक ऑन है, कहना चाह रहे हो तो कह दें, वरना माइक ऑफ कर लें। अपना अपना माइक समय समय पर चेक करा करते रहिए ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास को। अगर आप कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ रहे हो, उसका सेंस नहीं निकल रहा है, दिमाग में आता अच्छा इसके बाद क्या होगा, कौन होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन अगर दिमाग में आपके आए, समझ लो क्या है भाई साहब, वो फ्रेगमेंटेशन। यह एक जो अधूरा जो है सेंटेंस होता है, और इसे जो भी मतलब जरूरत होती है किसकी, डिपेंडेंट एक प्रिंसिपल क्लास की जो है जरूरत होती है, तब जाके जो है अपना सेंस जो है पूर्ण कर पाता है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, जो फ्रेगमेंटेशन है, एक फ्रेगमेंटेशन जो है एक लिटरेरी पीरियड का फीचर है। उस पीरियड में पर्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन जो है अथर्स के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता था। बताइए कौन सा एरा है, किस एरा में फ्रेगमेंटेशन ज्यादा यूज किया जाता है? मॉडर्न एरा में जो है फ्रेगमेंटेशन ज्यादा यूज किया जाता था। अच्छा कौन है ज्यादा फ्रेगमेंटेशन यूज करने वाले अथर, राइटर कौन है सबसे ज्यादा यूज करने वाले, जो एल्टीग्रेट में वर्क भी प्रेस्क्राइब्ड है उनका? टीएस इलियट कौन है? यूज किया है, द वेस्टलैंड में। टी.एस. इलियट वेस्टलैंड में इसको बम्पर यूज किया है। काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, हम पर्पज के बिहाफ पे इन चीजों को बात करेंगे। पहला डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट आर असर्शन इंस विथ पीरियड। एक नई चीज आपको यहाँ मिल रही होगी, इंस विथ पीरियड। इस पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब समय अवधि नहीं होता है, यहाँ पर पीरियड का मतलब फुल स्टॉप। क्या मतलब है? फुल स्टॉप है। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज कहीं पर इस्तेमाल की जाती है, मेन चीज रिटर्न के संदर्भ में, और आगे जब भी क्वेश्चन बनेगा अगर वहां पर पीरियड लिखा हुआ है तो सिर्फ पीरियड का मतलब आप ये समय अवधि नहीं निकालेंगे, देखेंगे या पंक्चुएशन के संदर्भ में तो नहीं पूछ रहा है, तो पीरियड का तात्पर्य वहां पर फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि देखो आप, ठीक है, ही वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखो जो है ही वर्क हार्ड करेगा तो आगे का जो पंक्चुएशन है ये पंक्चुएशन गड़बड़ा देगा, ये तो हटा देगा या तो फिर कुछ और लगा देगा। ऐसा ही वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ से आपको एरर जो है डिटेक्ट करना है। इंट्रागेटिव जान रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर क्या करेगा, वेयर आर यू गोइंग तो सही लिखा होगा लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन गड़बड़ा देगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप कर देगा या कुछ और कर देगा। इंपरेटिव में क्या होता है, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो इंड्स होता है पीरियड से इंड्स होता है, और समटाइम्स जो है यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखने को मिलता है। पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। थ्योरिकली जो है इन चीजों को दिमाग में जरूर बनाते रहिएगा कि जो चीजें हम मार्क करते चल रहे हैं, ताकि जो है बाद में दिक्कत ना हो। जैसे क्लोज द डोर, ये क्या है, एक इंपरेटिव है। प्लीज हेल्प मी क्या है, इंपरेटिव है। अब क्लोज द डोर के आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा के प्रॉब्लम दे देगा, वहां चीजें जो है पकड़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कमांड को क्वेश्चन बना देगा, यही जो है दिक्कत पैदा कर देता है। इसी का जो है कुछ लोग जो है एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव में ये सारी चीजें मानते हैं, एक्सक्लेमेटरी का ही सेंटेंस मानते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव एक अलग से इसका जनरा मिल जाता है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, विश होता है, प्रेयर होता है, ब्लेसिंग होता है, सेंटेंस में दिया होता है। जैसे आप देखो स्ट्रांग जब विशेष की हम बात करते हैं, प्रेयर की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। क्या है, यूजुअली इंस विथ, देखो इसमें होता क्या है, इट शोड व्हाट द स्पीकर होप आर डिजायर, क्या वो उम्मीद करता है और क्या उसकी आकांक्षाएं। यूजुअली इंस विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। समटाइम्स इंड विथ पीरियड, कभी कभी जो है पीरियड से भी एंड होता है, पीरियड का तात्पर्य फुल स्टॉप पे भी एंड होता है। ये रिटर्न स्टाइल में ज्यादातर यूज किया जाता है।
जनरली जो ये सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव में, विश, कुड दैट, इफ ओनली, गॉड ब्लेस, लॉन्ग लिव आदि जो वर्ड्स हैं इनसे जो है शुरुआत होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये वर्ड होंगे, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। यहाँ पर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसे मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे कि तुम जीवन में सफल हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे देगा, मे यू सक्सीड इन लाइफ ये सेंटेंस दिया है, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम दे दिया जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वर्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क की जो है इसने प्रॉब्लम दे दिया। होना क्या चाहिए था, ये जो है मे यू मे सक्सीड इन लाइफ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाना चाहिए था। एक चीज और है, क्लोज द डोर मे यू सक्सीड, क्लोज द डोर मे यू सक्सीड। क्यों, ये देखो मिक्स कर दिया है, ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह से नहीं होता है। इंपरेटिव को ऑप्टेटिव को मिक्स कर दिया, रॉन्ग मिक्स कर दिया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है देगा। डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। देखो पर्पज क्या होता है इंपरेटिव का और ऑप्टेटिव का। पर्पज होता है कमांड या रिक्वेस्ट, किसका बात कर रहे हैं हम, इंपरेटिव की। और ऑप्टेटिव का क्या होगा, विश या प्रेयर होगा। मूड कैसा होगा इंपरेटिव का, डायरेक्ट मोड होगा, सीधे कहेगा डू इट, इसे करो, मतलब सीधे डायरेक्ट होगा। यहाँ पर जो है होपफुल होगा, आशान्वित होगा। कॉमन जो वर्ब इसमें यूज की जाती है, इसमें बेस फॉर्म होता है इंपरेटिव में, यहाँ पर मे और विश से जो है स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हिडन होता है, आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट हिडन है, यू होता है। ऑलवेज जो है ये एक्सप्रेस रहता है सब्जेक्ट इसमें। एग्जाम्पल क्लोज द डोर जैसे लिखा हुआ है, इसमें देखो क्लोज द डोर तो किसी से कहा गया है ना, डोर क्लोज करो, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट छिपा हुआ है और जनरली हम यू को मान लेते हैं हिडन सब्जेक्ट को। मे यू सक्सीड, भगवान तुम्हें सफल करे। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना व्यक्त की जाती है। आप ध्यान रख सकते हैं इसमें मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है सूत्र दिया होगा, वो आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं अल्टीग्रेट की तो ध्यान रखें, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, अ प्रेयर एंड जनरली बिगिंस विथ मे एंड एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। लास्ट होता है, ये जो लाइन है ये बड़ी कैची लाइन है, इसको आप याद कर सकते हैं, एज इट इज जो है रिटर्न में इसका यूज किया जा सकता है। एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है शो करते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग, कितना सुंदर है। अब देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, लेकिन आगे इसने जो है एक्सक्लेमेशन हटा करके इधर जो है दे दिया है। कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन के जो रूल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिगिंस होता है सेंटेंस कैपिटल लेटर से, स्टेटमेंट जो है होगा अगर सेंटेंस का तो पीरियड पे एंड होगा, मतलब फुल स्टॉप पे होगा। क्वेश्चन होगा तो कोटेशन क्वेश्चन मार्क पे जो है एंड होगा। कमांड अगर है तो पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी आ सकता है। ये कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, जब कॉन्सेप्टुअल हम बनाएंगे तो सारी चीजें ध्यान रखेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तीनों हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, आपने आजकल देखा होगा। एक्सक्लेमेशन जो होता है वो तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता ही। ही इज माय फ्रेंड, क्या दिक्कत है इसमें बताइए, क्यों इधर माना गया इसको जी? कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है। अगला जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हम लोगों ने रेन एंड मार्टिन में खूब पढ़ा है। एक नई चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है मेन नाउन प्रोनाउन होता है, सिंपल सब्जेक्ट की बात करते हैं, और कंप्लीट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी वर्ड हैं वो सारे जो है हो जाते हैं हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे देखो यहाँ पर द टाल बॉय विथ ब्लू आईज, तो यहाँ पर जो बॉय है ये क्या है, हमारा एक सिंपल सब्जेक्ट है, और कंपाउंड जो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्या है, द टाल बॉय विथ ब्लू आईज, ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दो हो गए, एक तो सिंगल वर्ड हो गया और दूसरा उस वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड मिला करके जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है
वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट, अभी तक प्रेडिकेट तो एक ही सुने थे हम लोग, अब यहाँ पर सिंपल और कंप्लीट दो प्रेडिकेट मिल गए। कैसे? जो सिंपल प्रेडिकेट होता है उसमें मेन वर्ब होती है, और कंप्लीट प्रेडिकेट में जो वर्ब और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे कि द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इज प्लेइंग इन द फील्ड ये क्या है? आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है। अभी तक के आप ये जानते रहे हैं कि इज से या वर्ब से जो आगे का सेंटेंस है पूरा प्रेडिकेट, लेकिन अगर क्वेश्चन डेप्थ में आपसे पूछ लेगा या फिर आप रिटर्न लिख रहे हैं तो इसको वहां पर इलेबोरेट आप कर देंगे, आपके लिए ये नंबर जो है देने वाला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और इसमें जो है मेन वर्ब कौन सी है बताइए? द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, मेन वर्ब कौन सी है? ये है प्लेइंग। प्लेइंग। तो जो मेन वर्ब है आपकी, मेन वर्ब, तो ये जो है आपका सिंपल प्रेडिकेट क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया, और कंप्लीट प्रेडिकेट यहाँ तक हो गया। और सिर्फ प्रेडिकेट है तो भाई इज से लेकर के जितना भाई बचा वो प्रेडिकेट है ही, लेकिन इस चीज का आइडेंटिफाई करने का आप दिमाग में जरूर रखिए। प्लेइंग क्या हो गया? हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो गया। कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट ये भी जान लें। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? तो टू और मोर सब्जेक्ट विथ प्लस सेम वर्ब, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट है उनके लिए वर्ब सेम है, तो क्या हो गया? वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। और ये जो दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं एंड या आर या किसी कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, दो देखो सब्जेक्ट है यहाँ पर, राम अलग है श्याम अलग है, लेकिन इनके लिए वर्ब एक ही यूज की गई है, तो ये क्या हो गया? हमारा कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। राम एंड श्याम इज फ्रेंड गलत। अब कंपाउंड हम प्रेडिकेट की बात करें तो सेम प्रोसेस लागू होता है, एक सब सेम सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब, सेम सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब। जैसे कि देखो ही रैन एंड वॉन द रेस, सब्जेक्ट देखो क्या है? एक है, वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए कितनी आई हैं? दो आई हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। तो सिंपल सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट, दो चीजें हमने अच्छे से जानी है। और ये जो जुड़ते हैं, चाहे सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट हो चाहे कंपाउंड जो है प्रेडिकेट हो, वो कनेक्टिव से जुड़ेंगे, जनरली कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, चाहे कोरिलेटिव या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोई भी हो, इन्हीं से जो है जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने जो है देखा है कि जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस से सारा कुछ हम लोगों ने सिंपल और जितने भी टाइप होते सारे देखे, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लिया। अब इस पे कल जो है करेंगे हम लोग वर्कशीट, ये चाहे जो आपके पास बुक हो उससे भी देख लेना, हमारी रिकॉर्डिंग है इसको दे भी, आप रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कल वर्कबुक जब हम वर्कशीट करेंगे तो इस पूरी नॉलेज का निचोड़ जो है वहां पर आपको देना है, और एक्टिव रहिएगा। कल आप जो है पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठिएगा, अपनी माइक ऑन करने की स्थिति में रहिएगा। सेशन को जो है आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी ठीक है। जी, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।